2020 में मुझे एक इन्वेस्टर ने कहा था कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में एसआईपी करता हूँ। तो मुझे नो टेंशन, सेम इन्वेस्टर का मुझे 2026 में कॉल आया था कि भाई लग रहा है मुझे मैं फँस गया हूँ। मोस्ट इन्वेस्टर 2026 में सेम मिस्टेक रिपीटेडली कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इंडेक्स फंड में मार्केट गिरना इज़ नॉट अ रिस्क। इंडेक्स फंड में आपका पावरलेस होना इन्वेस्टमेंट में इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क, आपके पोर्टफोलियो को बहुत पीछे, कई साल पीछे ले जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। हम बहुत सारा वैल्यूएशंस का डिस्कस करते हैं, सेक्टर वैल्यूएशन डिस्कस करते हैं। आपका वैल्यूएशन कब होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वैल्यूएशन कब अवॉइड होना चाहिए, ये प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलना मत, 100% लाइक करना, है ना? ये वीडियो ज़रूर देखना। अभी आपके सामने ये जो डेटा दिख रहा है वो है इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स का बहुत सारा डेटा। तो अपने को क्या देखना है, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना है कि टॉप सेक्टर कौन से, फाइनेंस सेक्टर 37%, आईटी सेक्टर 10%, ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, है ना, कंज्यूमेबल फ्यूल 9-10%, ऑटो 6.7, आपका एफएमसीजी 6, टेलीकम्युनिकेशन 4.7। अब ये देख के आपको क्या समझ में आता है कि अगर निफ्टी को अच्छा रिटर्न देना है तो बैंकिंग सेक्टर को, आईटी सेक्टर को, आपके ऑयल सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? अगर ये सभी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे करेंगे मेजरली आपका बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, तो ही आपको निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न देगा। अब उससे पहले जब हम इंडेक्स सोचते हैं तो निफ्टी 50 का इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स सोचते हैं एज़ अ जनरल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना? ये मैं जस्ट बता दिया कि इंडेक्स फंड कौन से होते हैं और हमारा बहुत सारे लोगों का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो टॉप का जो टॉप के स्टॉक्स है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ये है एचडीएफसी 12, आईसीआईसीआई 8, रिलायंस 8, इन्फोसिस 4 पॉइंट लगभग 5, भारतीय रिटेल 5, एल&टी 4, आपका स्टेट बैंक 3.87। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा वेटेज है। वही अगर आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक लोगे तो ये बहुत सारा आपके निफ्टी 50 का वेटेज कैरी करते हैं। तो उससे होता क्या है, अभी इंडेक्स फंड का सबसे बड़ी बैड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है ना कि वो चेंज नहीं कर सकता फ्रीक्वेंट बेसिस पर। आपका 6 महीने में हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। इंडेक्स के बहुत सारे एक फिक्स रूल्स होते हैं कि 6 महीने में ही इंडेक्स का चेंज होगा। सिंपल एग्जांपल है, मान लो आपको ये कल न्यूज़ आ गई कि एचडीएफसी बहुत वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होने वाला है, आगे आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में फ्रॉड हो गया है या फिर साइकिल खराब चल रही है ना? ये हो सकता है। अगर आप रिलायंस का देखो तो रिलायंस में पिछले 2 सालों में आपको 0% रिटर्न दिया है, आपका वेट वो लगभग 9% का होल्ड करता है इंडेक्स में। ये ध्यान में रखना, ना 8.16 का वेट होल्ड करता है पिछले 2 सालों में 0% रिटर्न रिलायंस का। तो एज़ अ इंडेक्स फंड मैनेजर, अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इन्वेस्टर मेरे जो इंडेक्स है ना, निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिलायंस का जो रिटर्न है 0% रिटर्न, वो मुझे मेरे रिटर्न्स को हैम्पर्ड करता है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं एज़ अ फंड मैनेजर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। उसके साथ अभी इंडियन इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा इश्यू जो है, आपको ये बहुत क्लियर बता देता हूँ कि जो बहुत लार्ज कैप स्टॉक्स है, स्टॉक्स है ना? बास्केट, उनको ग्रो करने में बहुत-बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, अगर आप सिंपल कंपेयर करोगे तो आप यूएसए से कंपेयर करो। उनका नैस्डैक इंडेक्स है या फिर एस&पी 500 है, वो कंटीन्यूअस ग्रो करता है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि यूएसए और इंडिया का मार्केट बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए एफआई इन्वेस्टर्स है या एफपीआई है, वो मोस्टली इंडिया को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब यूएसए को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो यूएसए में ये चीज़ है कि उनका इनोवेशंस बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप उनका आईटी सेक्टर देखोगे, है ना? आईटी सेक्टर में आपका एनवीडिया है, आपका यूट्यूब का मतलब अल्फाबेट है ना? बहुत सारे आपका माइक्रोसॉफ्ट है, वो बहुत रैपिडली इनोवेशन कर रहे हैं। इसके कारण उनका जो ग्रोथ रेट है ना? सेल्स का ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी को अगर निफ्टी को अच्छा करना है तो एचडीएफसी स्टॉक को, एचडीएफसी कंपनी को आप उसको 15-20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आनी चाहिए। रिलायंस को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20%, 15% की आनी चाहिए और यही बहुत बड़ा वैल्यूएशन ट्रैप इंडियन कंपनीज़ में है, कि वो बहुत इतनी बड़ी हो गई है कि वो ग्रो करना विदाउट इनोवेशन, वो ग्रो इतने लेवल पे 15-20% पे वो नहीं कर सकते विदाउट इनोवेशन। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एज़ अ फंड मैनेजर मुझे समझ रहा है, एज़ अ इन्वेस्टर आपको समझ रहा है, बट आपका इन्वेस्टमेंट में पैसा उसी परसेंटेज में लग रहा है। अगर मुझे सिंपल एग्जांपल है, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस बहुत अच्छा करेगा, मैं उसको 12% वेट दे सकता हूँ, निफ्टी 50 में नहीं दे सकता।
तो यही दिक्कत आती है आपके एक्टिव फंड्स में, जो कि आप फंड मैनेजर उसके खुद के मन से चेंज कर सकते हैं, और पैसिव फंड्स में यानी इंडेक्स फंड में जो जहाँ पर फंड मैनेजर उनका दिमाग नहीं लगा सकते। तो आपका नेक्स्ट आते हैं आपके निफ्टी 50 का अपन क्वार्टरली सेल्स रिजल्ट देखेंगे, है ना? कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो स्टॉक्स है उन्होंने कैसा, या कंपनी है उनका रिजल्ट कैसा है? क्योंकि ये जानना, जैसे मैंने कहा था कि वो इतने बड़े हो गए कि 15-20% की ग्रोथ, वो उनका आना ही वो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है उनको। यहाँ पर अगर आप रिलायंस की देखते हो तो 10% की ग्रोथ है, एचडीएफसी 2.38 है ना? इट इज़ वर्स्ट ग्रोथ, ये ध्यान में रखना है। भारतीय एयरटेल 19 है, वन ऑफ द बेस्ट, टीसीएस है 4.87, एसबीआई 4.7, आपकी आईसीआईसीआई 2.83। जस्ट इमेजिन आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई 20%, लगभग 20% होल्ड करता है, उनकी दोनों की ग्रोथ 30% के ऊपर नहीं है। मतलब अगर आप आपका आईसीआईसीआई देखोगे तो 2.82 और एचडीएफसी 2.38। जस्ट इमेजिन अगर ये नहीं ग्रो करेगा तो इंडेक्स ग्रो नहीं करेगा, आपका वैल्यूएशंस का ट्रैप वहाँ पर बहुत बड़ा फँस सकता है, ये ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि मारुति सुजुकी, एम&एम, है ना? महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो एज़ अ एक्टिव फंड मैनेजर अगर आप किसी एक विदाउट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता है ना, इंडेक्स फंड के अलावा, तो फंड मैनेजर को अथॉरिटी है वहाँ पर वेट चेंज करने की, वही आपके इंडेक्स फंड में नहीं करना। अगर इंडेक्स फंड में नहीं करना तो कौन-से में कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने बाद में प्रॉपर क्रिएट किया है, वो अपन डिटेल में देखेंगे, है ना? अभी ये बैंकिंग, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो निफ्टी 50 बैंक का है ना, बैंकिंग सेक्टर मोस्ट ऑफ द वेट होल्ड करता है इंडियन निफ्टी 50 में, तो उनकी ग्रोथ कैसी है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी 2.3, एसबीआई 4.7, आपकी आईसीआईसीआई 2.83, लगभग यहाँ पर अगर आप मीडियन देखोगे तो 2.9, मतलब 3 की मीडियन है, 2.97 की मीडियन है, लगभग 3 की मीडियन है। आपका उतना ग्रोथ आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपके बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा 15-20%, तभी आपको निफ्टी एक अच्छा रिटर्न देगा, और मोस्टली उनमें से भी आपके जो टॉप स्टॉक्स है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एक्सिस है, उनका वेट ज़्यादा है, तो उनको तो ज़्यादा ही ग्रो करना पड़ेगा अगर निफ्टी को अच्छा रिटर्न देना है। मान लो आपका ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर का टोटल वेट जो हमने ऊपर देखा तो वो क्या था, 6% था, 7% था। मान लो वो आपका 25-30% का भी सीएजीआर ग्रोथ देता है, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा नहीं निफ्टी के ऊपर। तो वहाँ पर आप एक अपॉर्च्युनिटी मिस करते हो एज़ अ इंडेक्स इन्वेस्टर, है ना? अपन अभी देखेंगे कि उसका अल्टरनेटिव क्या है। जैसे मैंने कहा कि क्वार्टरली सेल्स डेटा, क्वार्टरली मतलब जैसे मैं कहा कि ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल में कितनी ग्रोथ है, तो ऑटो सेक्टर का जस्ट देखना, 28% का टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब आपका प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल, क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 28%, 21%, 23, 44, 33 माइनस टाटा मोटर्स का -25, है ना? 8, 12, 21, ये मीडियन है आपका 20 का। अगर आप हायर वेटेज के स्टॉक देखोगे तो 28, 20 के ऊपर ही उनकी ग्रोथ रेट है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक्टिव फंड मैनेजर है, उसको ये अथॉरिटी है कि ग्रोइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करे, बट वही चीज़ एक खराब कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने कहा था इंडेक्स का, कि उसके जो वेट है वो फिक्स है, आप वहाँ पर फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं लगा सकता, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट नहीं कर सकता, है ना? वैल्यूएशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, वैल्यूएशंस मतलब ग्रोथ ऑफ द कंपनी, है ना? उसका बेनिफिट वो इंडेक्स में नहीं ले सकता। और मैं सेम चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे-जैसे कंपनीज़ बड़ी होंगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे-जैसे बड़े होंगे, उतना ही उनको डिफिकल्ट होगा विदाउट इनोवेशन, और बैंकिंग सेक्टर में क्या इनोवेशन होगा? मतलब मेरे को तो जानना बहुत क्यूरियस हूँ मैं कि कैसे उनका 25 ना 15-20% की ग्रोथ वो कैसे ला सकते हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। एक आईटी सेक्टर है या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें हम जान सकते हैं। अब ये आपका ऑटो सेक्टर है, उसमें बहुत समय की एक जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ बहुत रुकी थी, इसलिए अभी 25% की 20% की ग्रोथ आ रही है। बैंकिंग सेक्टर के लिए वो कैसा इनोवेट करते हैं, वो जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत क्यूरियस रहेगा वो, है ना? बट अभी इंडिया की इकोनॉमी को अगर 10-12% से ग्रो करना है, तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। इसीलिए एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर आपको ये जानना, या फिर ऐसे वैल्यूएशंस के लो समय में आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। ये भी ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर 2% की ग्रोथ है और उसको छोड़ देना, ये बिल्कुल नहीं है। एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी अगर 10-12% से ग्रो करेगी, ओवरऑल जीडीपी, है ना, नॉमिनल जीडीपी, बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। बट जस्ट आपके जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक्टिव फंड मैनेजर को उसके हिसाब से, उसके अथॉरिटी से, उसके कन्विक्शन से इन्वेस्टमेंट करने की आपको परमिशन देनी चाहिए बाय इन्वेस्टिंग इन एक्टिव फंड रेदर देन इन पैसिव फंड, जो कि आपके इंडेक्स फंड्स हैं। अभी यहाँ पर अपन ने 3-4 फंड्स कंपेयर किए। आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड है, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट है, और मोतीलाल ओसवाल का 150 इंडेक्स फंड है। अभी इंडेक्स फंड में क्या है ना, स्पेसिफिकली फॉर मिड कैप का मैं बात करता हूँ।
मिड कैप में 150 स्टॉक्स है, पूरे जो इंडिया की कंपनीज़ है, लिस्टेड कंपनीज़ है, जितने भी हो गए 2, 4, 5,000 कंपनीज़ है, ओनली 150 आपके मिड कैप है। तो फंड मैनेजर को 150 में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसीलिए आर्टिफिशियली उसका जो वैल्यूएशन है वो पैसा डंप होके वो आर्टिफिशियली एलिवेटेड होता है कि कोई भी मान लो कोई भी आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो पैसा जाना ही वो 150 स्टॉक्स में ही। तो अगर मान लो उसमें से 50 स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा, जितना आ रहा है उतना तो उसमें 50 में ही जाएगा मेजरली। तो इसीलिए निफ्टी मिड कैप में बहुत सावधानी से आने वाले समय में रहना क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि उनका जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है वो बहुत छोटा है, 150 स्टॉक्स का ही है। अभी अपन कंपेयर करते हैं। मैंने निफ्टी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड में वैल्यू फंड्स में लगभग 90% आपका लार्ज कैप है। तो जस्ट इमेजिन कि डिफरेंस कितना आता है एक एक्टिव फंड में और एक पैसिव फंड में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको है ना विद विद डिफरेंट एसेट कैटेगरीज इक्विटी है, डेट है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, रीट्स है, इनविट्स है। उसके साथ आपको एक अच्छे रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं वो भी जानना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन रिटर्न्स कंपेयर करेंगे बट उसके साथ-साथ रेशियोज कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा, आपका सॉर्टिनो रेशियो, आपका शार्प रेशियो ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका अगर पोर्टफोलियो साइज़ 2-4 लाख का है या उतना ऑब्जेक्टिव है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो के लिए एम कर रहे हो या बड़ा पोर्टफोलियो है 20 लाख, 50 लाख, 1 सीआर, 2 सीआर, 5 सीआर, 10 सीआर, है ना? तो आपका रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, विथ अ प्रॉपर कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि एज़ अ इन्वेस्टर फिर आपका कन्विक्शन कन्विक्शन अगर है नहीं, तो आप बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। आज ना कल वो माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा, वो डायनामिक पना आएगा कि निकालूँ, रखूँ, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कन्विक्शन कोई भी सेक्टर के ऊपर, कोई भी वैल्यूएशन के ऊपर विद प्रॉपर डेटा, विद प्रॉपर नॉलेज आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अभी इमीडिएटली अपन रिटर्न्स देखते हैं, उसके बाद रेशियोज़ देखेंगे। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखते हो, तो 1 साल में 11% लगभग है ना, 13% आईसीआईसीआई मल्टी एसेट वाला 16% क्योंकि कमोडिटीज़ ने अच्छा किया है, वही आपका मिड कैप 12%। तो जैसे मैंने कहा था कि ये आपके वैल्यू फंड आपका लार्ज कैप में ज़्यादा होल्ड करता है, स्मॉल कैप, मिड कैप में 5-5% का होगा, 2-4 है ना? 5-5% का उससे ज़्यादा नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि 90% अगर लार्ज कैप में होल्ड करते हैं, बट जस्ट फंड मैनेजर हैज़ अ ऑथोरिटी टू डिसाइड कि किसका वैल्यूएशन कम है, किसका ज़्यादा है। तो वो फिर अपने को वहाँ पर समझ में आता है। अगर मान लो फंड मैनेजर को लगता है जैसे मैंने कहा था हम अभी देखेंगे, है ना? अभी इमीडिएटली देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो फंड मैनेजर को लगता है कि एचडीएफसी को ज़्यादा वेटेज नहीं देना, आईसीआईसीआई को वेट देना है। एचडीएफसी को कितना वेट दिया 7.53% का, वही एचडीएफसी का निफ्टी के इंडेक्स फंड में कितना है लगभग 12.13% का, लगभग 12.73 और उसको यहाँ पर वेट कितना है 7.53। तो यही एडवांटेज है एक्टिव फंड्स का ओवर आपके पैसिव फंड्स, ये ध्यान में रखना है। ये सभी चीज़ें आप बाद में कंपेयर कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स को कितना वेट है, वो जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्टिव फंड्स के जो फंड मैनेजर है, उनका काम वही है। हमारा काम ये है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, वो जस्ट देखना, है ना? इंडिविजुअल स्टॉक्स एनालिसिस करना ऑब्जेक्टिव ना है या ना उनमें इन्वेस्टमेंट करना ऑब्जेक्टिव है। अपन ने रिटर्न्स देखे रिटर्न्स में अगर आप 3 साल का 3 से 5 साल का पकड़ लो, है ना? तो बहुत सारे साइकल्स 2020 की 21 की साइकिल कवर हो जाएगी। 2000 मतलब 5 साल में 12% के रिटर्न है। आपका वही वैल्यू फंड विथ अ लार्ज कैप इन्वेस्टिंग 20% का बहुत बड़ा अल्फा, लगभग 8-7% का अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न्स है। मल्टी एसेट में आपका 20% का है, वही आपका 6-7% का अल्फा। मिड कैप में जैसे मैंने कहा था अच्छे रिटर्न से बट एक बहुत उनका जो क्लस्टर है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए आपके फंड मैनेजर को अथॉरिटी दो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसको इंडेक्स फंड को ट्रैक करने के लिए रखो कि इंडेक्स फंड में ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होना चाहिए आपका। इंडेक्स फंड से आपको एक्टिव फंड को ट्रैक करो बट इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं आपके रेशियोज़, की रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कन्विक्शन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है आपको पहला? स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको बोलता है कि कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है ऊपर के साइड, नीचे के साइड। तो अगर आप निफ्टी का देखो तो 11% का फ्लक्चुएशन हो सकता है। वही आइस वैल्यू फंड का 11, मल्टी एसेट 6.64, वन ऑफ द बेस्ट। आपके रिटर्न्स के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशंस कम है, तो बहुत अच्छा है ना? मोतीलाल ओसवाल का ऑब्वियस मिड कैप पे कंपेयर करना गलत है, बट अपन जस्ट एक रिटर्न के साथ कंपेयर करना क्योंकि सबका एक बेंचमार्क अलग रहेगा ना, तो डायरेक्टली कंपेयर करना या इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना, ये थोड़ा गलत रहेगा क्योंकि सबके ये मिड कैप पे ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वैल्यू फंड है और निफ्टी का 50 फंड है ना? बट अपन क्या कर रहे हैं कि रिटर्न्स के बेसिस पर ये रिस्क कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर कर रहे हैं फॉर अ बेटर अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताता है कि पर यूनिट
आपके ₹1 जनरेट करने के लिए कितना आपका रिस्क लेते हैं। तो ऊपर रहेगा आपका रिटर्न, नीचे रहेगा आपका रिस्क। तो जितना रिस्क कम रहेगा, उतना रेशो ज़्यादा रहेगा, है ना? डिवाइड तो जितना ज़्यादा शार्प रेशो उतना ज़्यादा आपका अच्छा। तो ये भी ऐसा है कि सभी के सभी आपके इंडाइसेस अलग है, बट अपन जस्ट कंपेयर कर रहे हैं फॉर अ बेटर अल्टरनेटिव। तो वही आपका क्योंकि कम स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपका मल्टी एसेट आपको बेटर शार्प रेशियो दिखाएगा, वही आपका वैल्यू फंड आपको ज़्यादा रिटर्न्स है विद अ कम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको शार्प रेशियो बेटर दिखाएगा, है ना? सेम चीज़ है। अब बीटा देखो, बीटा आपको क्या बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिज़न में कितना मूव कर रहा है। अभी निफ्टी 50 खुद में एक इंडेक्स है, बट जस्ट आपका एचडीएफसी निफ्टी 50 का क्या बोलते हैं वो इंडेक्स है ना? मतलब उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है वो, तो इसलिए वो बीटा थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि उसका प्रॉपर इंडेक्स या फिर उसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 का। तो ये फंड फंड साइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि जब मैं वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ मल्टी एसेट में, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बड़े फंड्स को एनालाइज़ करूँ, बड़े पैसे के साथ वो कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई शुड गेट अ कन्विक्शन कि हाँ, अगर ये बड़ा पैसा था ना 50-60 हज़ार करोड़ अगर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर अच्छा फंड मैनेजर को कन्विक्शन है, अच्छा क्या बोलते हैं उनका एक एनालिसिस अच्छा है। सिंपल एग्ज़ाम्पल है, कोई भी 20 मतलब 200, 300, 400 करोड़ का अगर फंड है, तो वो 200 का 400 करना बहुत सिंपल है। बट अगर जब फंड बड़ा है 50-60 थाउज़ेंड करोड़ का, तो वो मैनेज अगर अच्छे से कोई कर रहा है, तो मुझे कन्विक्शन आता है, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि ये पी रेशो का चार्ट है कि वैल्यूएशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देना है आपके इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 है ना? अभी एक सिचुएशन समझना, मैं जब कहता हूँ कि वैल्यूएशंस में फ़ोकस करना है, तो कब इन्वेस्टमेंट करना है? जब निफ्टी का पीई कम हो। निफ्टी का पीई कम हो या फिर टोटल मार्केट का पीई रेशो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम हो, तो आपको बहुत रेयरली मिलेगा कि 20 है, 21 के आस-पास है। बट कब ये 21 के आस-पास आते हैं, 20 के आस-पास आते हैं, उसके पीछे का रीज़न जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान में रखना क्योंकि 2021 में, 2022 में, 23 में निफ्टी का पी रेशो आपको 20 के आस-पास आया था। बट उस समय बैंकिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस था एनपीएस का, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। रैंडमली हम ये हमेशा सोचते हैं ना, पिछले 4-5 सालों में हमने ये बहुत बार सुना है कि कोविड के समय में इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत अच्छा होता। बट जान भी जा सकती थी, मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता तो और मैं मर जाता। तो दिस डज़न्ट मेक सेंस, है ना? तो आपका एक वैलिड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर सच में अनसर्टेन सिचुएशंस है, तो वहाँ पर आपका एक उतनी ही रिस्क लो सक मतलब लेना चाहिए कि जितनी आप अफ़ोर्ड कर सको। मतलब उसके बाद अगर मान लो कोविड या अनसर्टेन सिचुएशंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो पैसा और नीचे जाता है और अगर वो इमीडिएटली आपको चाहिए, तो फिर वो मिसमैच हो जाता है आपको रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर। तो आपको बहुत टैक्टिकली बहुत एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर के माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो जब ग्रो होगा, है ना? 1 सीआर, 2 सीआर, 5 सीआर, 10 सीआर, तो आप रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि मार्केट गिरा है तो मैं लगा देता हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये पूरे एनालिसिस से अपने को ये समझ में आता है कि इंडेक्स इन्वेस्टमेंट में जो फंड मैनेजर है उसको अथॉरिटी बहुत कम रहती है खुद का दिमाग यूज़ करने की। जो मिड कैप है, निफ्टी 50 का मिड कैप 150 है या फिर निफ्टी का या 50 इंडेक्स फंड है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए और जो वैल्यूएशंस का ट्रैप है, जितना बड़ा आपका वेट है उतना अगर ग्रो नहीं किया कंपनी, आपके बड़े-बड़े सेक्टर ग्रो नहीं किए, तो फिर निफ्टी को खराब परफ़ॉर्मेंस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत लंबे समय के लिए आपको 10%, 12% या फिर 8-9% का रिटर्न देगा। इट डज़न्ट मेक सेंस बाय द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑन द रिस्क ऑन रिवॉर्ड बेसिस, है ना? तो वो ध्यान में रखना है। तो मेक श्योर यू अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।